poem 2, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Before proceeding with the chapter, first we'll discuss the title. Laburnum is the name of a tree. It is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Laburnum को हिंदी में अमलतास के नाम से जानते हैं, अमलतास का पेड़। तो ये पेड़ बहुत कॉमन है, आसपास आप देखेंगे, अगर बाहर निकलेंगे घर से तो आपको अमलतास का पेड़ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर। एंड द लेबर्नम टॉप मीन्स लेबर्नम पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर ब्रांचेस और फ्लावर्स और लीव्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये पोएम बहुत ही अच्छी और अलग सी पोएम है और हम पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड देन वील डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड। The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो सबसे पहले पोएट कहते हैं कि ये जो लेबर्नम टॉप है, लेबर्नम का पेड़ है, ये बहुत ही शांत है, बिल्कुल स्टिल है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, देयर इज़ नो एक्टिविटी। दोपहर का टाइम है, सितंबर का महीना है, दैट मीन्स ऑटम सीज़न चल रहा है और दोपहर में ब्राइट सनलाइट है और उस सनलाइट में दोपहर के टाइम में लेबर्नम के पीले रंग के फूल बहुत ही ब्राइट और चमक रहे हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब जैसे कि ऑटम का महीना है, ऑटम में क्या होता है, सारे पत्ते हरे रंग से येलो रंग के हो जाते हैं, तो लेबर्नम ट्री के पत्ते भी पीले हो रहे हैं एंड उसमें जितने भी सीड्स थे वो नीचे झड़कर गिर चुके हैं। तो पूरा का पूरा पेड़ दिखने में येलो लग रहा है क्योंकि उसके फ्लावर्स तो येलो है ही हैं और उसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं और सितंबर की धूप वाली दोपहर में येलो कलर का ये पेड़ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और चमक रहा है। तो ये थी इंट्रोडक्शन इस लेबर्नम ट्री की। और हमारी इस पोएम में येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कलर इस ट्री और इस पे बैठी चिड़िया जो नेक्स्ट लाइंस में आएगी, गोल्डफिंच बर्ड, उसके बीच में एक लिंक फॉर्म करता है, एक सिमिलैरिटी फॉर्म करता है, बिकॉज दोनों चीज़ें येलो कलर की हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। गोल्डफिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। तो ये बर्ड है, ये जब चहकती है, ये जो आवाज़ निकालती है, ऐसे लगता है कि ये गा रही है, बहुत ही मेलोडियस आवाज़ें निकालती है। ट्विचिंग मीन्स शॉर्ट एंड सडन, छोटी छोटी सी अलग अलग सी आवाज़ें वो निकालती है। एंड चिरप मीन्स अ शॉर्ट हाई पिच साउंड विद अ जर्क, झटके से वो छोटी छोटी बहुत ही लाउड, बहुत ही पिच वाली, तीखी आवाज़ वाली ऐसी आवाज़ें निकालती है। सडननेस मीन्स अचानक से कुछ हो जाना, स्टार्टलमेंट मीन्स अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जिससे आसपास के लोग डर जाते हैं, बिकॉज कोई चीज़ अचानक से वो इतनी हाई पिच की जो साउंड निकालती है वो सबको स्टार्टल कर देती है, हैरान कर देती है। तो ये जो गोल्डफिश बर्ड है ये आकर लेबर्नम ट्री की एक ब्रांच के एंड पर, एक टहनी के किनारे पर आकर बैठ जाती है और वो ऐसी छोटी छोटी अलग अलग बहुत ही हाई पिच की आवाज़ें निकालती है और उसकी आवाज़ें इतनी अचानक आती हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। अगली लाइन्स में पोइट क्या कहते हैं? देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। नाउ स्लीक मीन्स स्मूथ, ग्लॉसी, शाइनी। अलर्ट मीन्स सचेत होना। एब्रप्ट मीन्स अचानक से कुछ करना, सडनली कुछ करना। थिकनेस हियर मीन्स द डेंस एरिया ऑफ द लेबर्नम ट्री, जहाँ पर ब्रांचेस और लीव्स और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घने हैं। मशीन हियर मीन्स द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड एंड इट्स चिक्स। वो जो साउंड है वो ऐसे लगता है कि कोई मशीन की आवाज़ है क्योंकि अचानक से एक आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चिटरिंग्स इज द साउंड, द नॉइज मेड बाय बर्ड्स एंड ट्रेमर मीन्स शेक करना, हिलना। ट्रिलिंग्स मीन्स टू सिंग इन रैपिड ऑल्टरनेटिंग साउंड्स। तो जिस तरह से चिड़िया गाती है, कू कू, दिस इज एन एग्जाम्पल, इसको हम ट्रिलिंग्स कह सकते हैं।
द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स मीन्स पूरा पेड़ हिलने डुलने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है। तो अब यहाँ पर फर्दर पोइट ये बता रहे हैं कि गोल्डफिंच बर्ड के आने से पेड़ में क्या क्या बदलाव आते हैं। ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये बहुत ही स्मूथ एंड ग्लॉसी है, जैसे लिजर्ड की बॉडी होती है। ये बहुत ही अलर्ट है और अब्रप्ट है, अचानक से अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है, अलग अलग आवाज़ें निकालती है। फिर वो पेड़ के एक ऐसे हिस्से में घुस जाती है जो बहुत घना है, वहाँ पर उसका नेस्ट है, उसका घोंसला है। एंड जैसे ही वो इस एरिया में घुसती है, वो अपने नेस्ट में घुसती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप, बहुत सारी नॉइज़ शुरू हो जाती है। ये नॉइज़ किस चीज़ की है? चिटरिंग्स की, चिड़िया के आवाज़ों की। तो चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही है, सब आपस में मिल रहे हैं, सब चहक रहे हैं, और फिर सबके विंग्स भी फड़फड़ाने लग जाते हैं, सब हिलने डुलने खेलने लग जाते हैं, एंड वो ऐसी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है कि वो गाने लग जाती है, और इन आवाज़ों से, इस हलचल से पूरा का पूरा लेबोनम ट्री कांपने लग जाता है, हिलने लग जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। फर्दर वो क्या कहते हैं? इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। तो ये जो लेबोनम ट्री है ये गोल्डफिंच बर्ड की फैमिली का इंजन है, क्योंकि यहाँ पर ही उसका नेस्ट है जहाँ पर उसके चिक्स रहते हैं। शी स्टोक्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Stokes means to put fuel in the fire, और यहाँ पर वो किस चीज़ में फ्यूल डाल रही है? अपने बच्चों में, उन्हें खाना दे रही है, वो उन्हें फीड कर रही है। Flirts out means moves out, leads to, आगे वो फिर से एक टहनी के एंड पर उड़कर बैठ जाती है, फिर से वहाँ पर चली जाती है। Barred means मार्क विद बैंड्स ऑफ कलर और लाइट, निशान होना, किसी के ऊपर किसी अलग चीज़ का, किसी अलग कलर का निशान होना। तो ये जो गोल्डफिंच बर्ड है इसका चेहरा, वैसे तो इसकी पूरी बॉडी येलो कलर की है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक कलर के निशान हैं, मार्क्स हैं, और ये जो ब्लैक कलर के मार्क्स हैं यही उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि अदरवाइज उसका जो कलर है येलो वो लेबोनम ट्री के कलर में मिक्स हो जाता है, इसलिए किसी को नहीं पता चलता कि वहाँ पर कोई चिड़िया भी बैठी हुई है। सिर्फ उसके चेहरे पे ये जो काले रंग के निशान हैं ये एक आइडेंटिटी मास्क है, और ये ही आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस पेड़ के ऊपर एक गोल्डफिंच बर्ड बैठा हुआ है। तो इन लाइंस में पोएट हमें क्या बताते हैं कि ये जो लेबोनम ट्री है ये इस चिड़िया की फैमिली का इंजन है, क्योंकि यहाँ पर उसका नेस्ट है, उसका नेस्ट ही उसकी फैमिली का इंजन है। वहाँ पे उसके चिक्स रहते हैं, वो उन्हें खूब सारा खाना देती है, उसे फ्यूल से भर देती है, और एक बार फिर से उड़कर एक टहनी के एंड पर आकर बैठ जाती है। और जब वो टहनी के एंड पर आकर बैठती है, घने पेड़ में से बाहर निकलती है, तभी कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी को पता चलता है कि उस पेड़ की टहनी पर गोल्डफिंच बर्ड बैठी है, उसके चेहरे पे लगे ब्लैक निशान से। फर्दर लाइंस में वो कहते हैं, Then, with eerie, delicate, whistle-chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Eerie means strange, अजीब. Delicate means कोई चीज़ जो बहुत ही नाजुक हो. Whistle-chirrup whisperings. Whistle-chirrup means whistling करना, सीटी की तरह आवाज़ निकालना. तो ये बर्ड जो आवाज़ें निकालती है ऐसे लगता है कि वो विसल कर रही है, कभी लगता है कि वो विस्पर कर रही है, यानी कि हल्की हल्की आवाज़ में कुछ बोल रही है। लॉन्चेज अवे मीन्स फ्लाइज ऑफ टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हियर मीन्स द ओपन स्काई। एंड द लेबोनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मीन्स रिटर्न्स बैक टू समथिंग। तो इन लाइंस में पोएट क्या कहते हैं कि जब वो चिड़िया एक बार फिर से पेड़ की टहनी के एंड पर आकर बैठ जाती है, वो फिर से बहुत ही हल्की सी, नाजुक सी विसल और विस्परिंग्स जैसी आवाज़ें निकालती है, और फिर वो एक बार फिर से हवा में उड़ जाती है। और उसके जाने के बाद लेबोनम ट्री एक बार फिर से शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, एंड इट रिटर्न्स बैक टू एम्प्टी। जो हलचल हुई थी चिड़िया के आने पे वो एक बार फिर से बंद हो जाती है। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि
बर्ड के आने से पहले लेबर्नम ट्री की सिचुएशन कैसी थी, जब बर्ड आई तब उसकी सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आए, और एक बार फिर से जब वो चली जाती है तो फिर से लेबर्नम ट्री बैक टू नॉर्मल हो जाता है जैसा वो पहले था. And with this we have read the poem and discussed it. Now let us see the literary devices that have been used in the poem. Now ये जो lines हैं, the laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. इन lines में कौन कौन से devices यूज हुए हैं? सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. It is written in free verse. Free verse means पोएट ने कोई भी राइमिंग का जो डिवाइस है वो यूज नहीं किया है. Now another device used in these lines is alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. दो या दो से ज़्यादा साथ में आने वाले वर्ड्स की स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, दैट इज alliteration. यहाँ देखिए सितंबर सनलाइट, दोनों वर्ड्स स साउंड से शुरू हो रहे हैं. यू हैव टू लिसन टू द साउंड. सितंबर सनलाइट, स साउंड, दिस इज alliteration. अब कई स्टूडेंट सोचेंगे साइलेंट स्टिल भी alliteration हो सकता है, तो हाँ ये भी alliteration का इंस्टेंस हो सकता है, ऑल्दो बीच में एक वर्ड आ गया है. इसलिए हम alliteration की जो लिस्ट बनाएंगे, जब हम बताएंगे कि alliteration के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तब हम ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि बीच में एक और वर्ड आ गया है. हम इसे कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं. कॉन्सोनेंट्स क्या है? जब किसी भी लाइन में कोई पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है, दैट इज कॉन्सोनेंट्स. यहाँ देखिए इस लाइन में यहाँ स साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. स हम कितनी बार बोलते हैं, तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं. इसी तरह एसोनेंस भी एक डिवाइस है. एसोनेंस में वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में. यहाँ देखिए इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पोर्शन, सो दिस इज एसोनेंस. कॉन्सोनेंट्स का एक और इंस्टेंस है लाइन 1 में, ट साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, टॉप, साइलेंट, क्वाइट स्टिल, इन सब वर्ड्स में ट साउंड है. अब यहाँ पे हमें इंजैबमेंट देखने को भी मिलती है. Enjambment is when the same sentence continues in the next line without any punctuation mark at the end of the first line. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. तो ये सेम सेंटेंस चल रहा है और स्टिल वाले सेंटेंस के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, सो दिस इज enjambment. Now we move on to the next set of lines. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. यहाँ पे भी alliteration है. Suddenness, startlement. Then there is enjambment also, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. सेम सेंटेंस चल रहा है. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. इस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, so this is enjambment. तो लाइन 1 में हमें एसोनेंस देखने को मिलती है. There is prominence of I sound. Till goldfinch twitching chirrup, and in the second line a sound की assonance है, a startlement, a suddenness, a branch end. Now we move on to the next lines. Then sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and trills. सबसे पहले there is simile. Then sleek as a lizard. तो बर्ड को, गोल्डफिश बर्ड को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है. देन अगेन लाइन 1 में भी हमें एसोनेंस देखने को मिलती है. अ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. लाइन 2 में alliteration है. द थिकनेस, द साउंड इज यूज्ड हियर. देन देयर इज मेटाफर. मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जब आप कोई दो चीज़ों की क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. यहाँ पे जब पोइट कहते हैं एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, सो एक्चुअली कोई मशीन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जो नॉइज़ है उस नेस्ट में जो नॉइज़ स्टार्ट हो जाती है उसे एक मशीन की नॉइज़ के साथ कंपेयर किया गया है.
तो हम कह सकते हैं कि जो नेस्ट है बर्ड का उसे एक मशीन के साथ कंपेयर किया गया है. दिस इज मेटाफर. चिट्रिंग्स इज ऑनमाटपिया. ऑनमाटपिया इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स. कोई ऐसा वर्ड यूज करना जो किसी साउंड के लिए रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑनमाटपिया. तो चिट्रिंग इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड्स, सो दिस इज ऑनमाटपिया डिवाइस. अगेन ट्रिलिंग्स इज ऑल्सो ऑनमाटपिया. ट्रिलिंग्स मीन्स के गाना गाना, वो गाती है रैपिड ऑल्टरनेटिंग साउंड्स में, सो ट्रिलिंग्स इज ऑल्सो ऑनमाटपिया. लास्ट लाइन में भी एलिट्रेशन देखने को मिलती है. ट्री ट्रेम्बल्स, ट साउंड इज रिपीटिंग. थर्ड लाइन में हम एसोनेंस भी देख सकते हैं. आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट. चिट्रिंग्स, विंग्स, ट्रिलिंग्स. एंड देर इज कॉन्सोनेंस ऑल्सो. ट sound is very prominent. Chitterings, tremor, trillings. Now let us move on to the next set of lines. It is the engine of a family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Again, engine is a metaphor. तो यहाँ पर जो बर्ड का नेस्ट है उसे engine कहा गया है, उसे engine के साथ कंपेयर किया गया है. Then again we can see enjambment over here, line 2 and line 3. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Line 1 में हम assonance देख सकते हैं. I sound is prominent. It is engine family. Now we move on to the next set of lines. Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. सबसे पहले विसल चिरप विस्परिंग्स, यहाँ पे ऑनमाटपिया यूज हुआ है. विसल चिरप विस्परिंग्स इज द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्डफिंच बर्ड. फिर हम यहाँ पे लाइन 1 में एलिट्रेशन भी देख सकते हैं. व साउंड रिपीट हो रहा है, विसल विस्परिंग्स. फिर यहाँ पर एसोनेंस भी है लाइन 1 में. आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग. और यहाँ पे इंजैबमेंट भी है. देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी. तो इन दोनों लाइन्स में ही इंजैबमेंट है, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एंड द सेम सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग इनटू 3 लाइन्स.